अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का वीडियो जो मैं बनाया हूँ ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में है। ये हमें बताएगा कि क्यों हमारे लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। और इसके अलावा पाकिस्तान से हट के भी पूरी दुनिया में इस वक्त अगर देखा जाए तो जितने दिन गुज़रते जा रहे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा को पॉपुलर होते जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो इस पे हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली वजह जो है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, हलाल हराम। बेसिकली हमारे यहाँ ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ बहुत डेवलप हो गई है कि हमें ये एहसास नहीं होता है कि जब हम हार्डवेयर लेने पे आते हैं, कोई कंप्यूटर ख़रीदते हैं अपने घर के लिए, अपने ऑफ़िस के लिए, तो उसको तो हम आराम से जाके पैसे दे के एचपी, डेल, कोई भी कंपनी का हमें समझ में आता है, हम जाके वो ख़रीद लेते हैं। अब जब बात आती है सॉफ्टवेयर की, तो उसमें हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं और जाके एक किसी भी दुकान से कोई भी सीडी डीवीडी ख़रीदते हैं, 100-150 रुपए की डीवीडी आ जाती है। उसके अंदर हज़ारों सॉफ्टवेयर डले हुए होते हैं। हम कोई भी सॉफ्टवेयर उठाते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ विंडोज़। इसमें एक चीज़, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करें ना, तो उसके अंदर एक चीज़ आती है, लाइसेंस एग्रीमेंट। अमूमन हमारा काफ़ी अरसे से मेरा भी ये एक आदत रही है कि उसको हम एक्सेप्ट करके आगे निकल जाते हैं। अगर हम उसको देखें तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। सबसे पहली बात, एक सॉफ्टवेयर जो कि एक कंपनी या एक सॉफ्टवेयर कंपनी या एक डेवलपर जो बहुत मेहनत से बनाता है एक सॉफ्टवेयर, और फिर उसको वो लोगों को बेचता है सॉफ्टवेयर, वो ये चाहता है कि उस सॉफ्टवेयर को जो भी इस्तेमाल करे, वो उसको उसको थोड़ा बहुत उसको उसका हदिया मिले। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता बिल्कुल। एक सॉफ्टवेयर अगर कि कहीं से हमें मिल जाए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे वो ओरेकल का हो, किसी का भी हो, हम उसको बड़े धड़ल्ले से इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, एग्रीमेंट साइन करके, और वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप किसी उलमा से पूछें, कुछ लेक्चर्स का मैं लिंक भी अपने वीडियो में डालूँगा, तो उनको अगर आप सुने तो ये आपको पता लगेगा कि अगर हम जाने ना जाने, मगर ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ये सरासर चोरी है। किसी भी सॉफ्टवेयर को उसके उसका उसकी कीमत अदा किए बगैर, और जो उसका ओनर कंपनी है या डेवलपर है, उसको उसे इजाज़त लिए बगैर इस्तेमाल करना पूरी की पूरी चोरी के ज़िम्मे में आता है। ठीक है जी। तो ये तो सबसे पहले हमको सोचना पड़ेगा। जैसे चोरी, अगर हम कोई आम अपनी ज़िंदगी में देखें, किसी चोर को देखें, और उसको जो लोग सज़ा देते हैं, कभी कभी आप देखें हमारे यहाँ मुल्क में भी चोरों को सज़ा मिल जाती है कभी कभी, ख़ासतौर पर छोटे चोरों को। तो उसमें आप मतलब उसको अगर कंपेयर करें अपनी आदत से, कि आप उस पर तो बड़ी हम तनकीद कर रहे होते हैं, यार देखो कैसा आदमी है, इसने चोरी की। मगर वही काम हम करते हैं, बेशक अनजाने में, मगर हम भी उसी तरह की अमल का हम ज़िम्मेदार हो रहे होते हैं, और हम चोरी करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं जो कि सरासर हराम है। तो हमें अपनी सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे पहले हमारे रोज़मर्रा के जो काम, जो बहुत ही हमारे लिए डेली बेसिस पे जो हम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ये देखें कि उनमें कहीं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं जो कि हमने अनलाइसेंस्ड इस्तेमाल कर रहे हों। और अगर है तो कैसे, या तो हम, अगर वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है तो हम उसको उसकी पूरी कीमत अदा करें और लें, ख़रीदें, और उसको अपने कंप्यूटर पे डालें। अगर नहीं दे सकते तो कुछ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो उनके उनके बदले में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा ये जो चैनल है, मेरा उसको खोलने का मकसद बेसिकली यही है कि हम हलाल सॉफ्टवेयर्स या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि हमें पूरे अलाउ करता है, पूरी इजाज़त देता है कि हम उसको इस्तेमाल करें बग़ैर किसी कीमत के,
तो वो हम उसको प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में। जिसकी कुछ और वजूहात हैं वो मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आमाल नामे को हम साफ़ सुथरा रखें। ये जितना हम सॉफ्टवेयर को पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे गुनाहों में इजाफ़ा करेगा, जिसका मैं लिंक भी में मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। अच्छा जी, क्यों अब आइए इस तरफ कि पाकिस्तान के लिए क्यों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। अगर आप हमारे मुल्की हालात को देखें, सियासी हालात, माशी हालात, तो आपको पता लग जाएगा कि दिन ब दिन हमारी जो करेंसी है वो कमज़ोर होती जा रही है। डॉलर जो है वो आसमान पे जाता जा रहा है, महंगे से महंगा होता जा रहा है। इकॉनमी जो है हमारी वो गरीब से गरीब हो रही है। तो उसके लिए क्या किया जाए? देखें, अगर आप गौर से देखें, हम ठीक है, हमारी ज़्यादातर आबादी जो है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर ही यूज़ करती है, लाइक इट और नॉट। मगर जो हमारे कुछ ऑफिसेज़ हैं, जो ख़ास तौर पे कारोबार हैं, बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं जाके हम जिसके अंदर हम लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो अगर जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि मेरा ऑफ़िस जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसके अंदर हम लोग जब ऑफ़िस ख़रीदते हैं या सॉरी विंडोज़ ख़रीदते हैं, तो उसकी कीमत जो है वो डॉलर की जितनी ली जाती है। यानी कि हमको एक विंडोज़ जो है हमारे एक कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर हमें तकरीबन 100 एटलीस्ट $120 का पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने पाकिस्तान में कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि इतने ज़र मुबादला ख़र्च होता होगा और हम बाहर से ये सॉफ़्टवेयर ख़रीदते होंगे। ये तो छोटे से सॉफ़्टवेयर की मैंने बात बताई $160 पे, जो कि एक कंप्यूटर के लिए विंडोज़ मिलता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस देख लें, आप एडोब फ़ोटोशॉप देख लें, एडोब की कोई भी सॉफ्टवेयर देख लें। इसके अलावा बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं, आपकी ERPs हैं, जो कि इस वक्त हमारे से लाखों मतलब डॉलर्स जो हमसे हर साल हम उनके ऊपर ख़र्च करते हैं और वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ठीक है, हमें उसके अंदर काफ़ी हमें फंक्शंस भी मिलते हैं, मगर क्या ये अच्छा ना हो कि हमें उसी जैसा एक सॉफ्टवेयर या उससे थोड़ी सी कम फंक्शनैलिटी वाला सॉफ्टवेयर हम एक ऐसा यूज़ करें जिस पे हमारा ₹1 भी खर्च ना हो, और हम उन सॉफ्टवेयर्स को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करें और अपनी कंपनी और अपने मुल्क का कीमती ज़रा मुबादला बचाएं। तो ये मेरा जो चैनल है, अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की वीडियोज़ भी बनाऊँ, ताकि उसकी एक तरह की अवेयरनेस हमारे हमारे मुल्क के अंदर फैले। मेरे इस चैनल की मेरी एक छोटी सी एक एफ़र्ट है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा और उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ बिल्ड करें। देखें, अब एक कॉमन सी बात बताऊं कि देखें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या ऑफ़िस की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो कि हमने हमेशा से सीखा हुआ है। हमने कहीं ना कहीं टाइम दिया है, अपनी तालिब इल्म से लेके अपने घरों के अंदर लेके हमने इस सॉफ्टवेयर को हमने सीखा है। बेशक वो अब हम रियलाइज़ नहीं कर रहे, हमें ये लग रहा है कि वो हमारे लिए आसान है, हालांकि हमने इसको सीखा है अपनी एक ज़िंदगी का इसको वक्त दे के। तो क्यों ना ये थोड़ा सा वक्त हमारे उमूमन मैं जब बात करता हूँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की, तो मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताऊँ कि लोग ज़रा झिझकते हैं इसको सीखने के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कोई भी दो सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क होता है, फंक्शनैलिटी का फ़र्क होता है, थोड़ा सा इंटरफेस का फ़र्क होता है। तो हम ये सॉफ्टवेयर सीखने के अंदर अपनी एफ़र्ट नहीं देते। हम चाहते हैं कि नहीं, जो चीज़ हमें, यानी कि हम अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं, तो कुछ थोड़ा एफ़र्ट करें तो तो इस पे फिर हमको ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आएगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, कुछ अर्सा पहले मैंने पढ़ा था कि इंडिया ने अपने जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं उनके उनके अंदर उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है कि हम लिब्रे ऑफिस यूज़ करेंगे। वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं यूज़ करेंगे। वो उन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर अपने लिब्रे ऑफिस कर दिया। लिब्रे ऑफिस, अगर आपको नहीं पता, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कंपेटिटर है।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आपको फ्रीली अपने ऑफिस में, अपने घर पे जितनी मर्तबा चाहें आप उसको इंस्टॉल करें और इस्तेमाल करें। वो अपडेट भी होता है, उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ भी अच्छी खासी हैं। तो ये सॉफ्टवेयर उन्होंने किया। और अभी पिछले हफ्ते ही मैंने ये पढ़ा है कि चाइना ने अपने गवर्नमेंट ऑफिसेस में तकरीबन 50 मिलियन कंप्यूटर बनते हैं। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को छोड़ के वो लिनक्स को यूज़ करेंगे। और लिनक्स की अच्छी बात ये है कि वो आप अपने फ्लेवर में भी डेवलप कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बनाएं जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की ज़रूरियात के कल्चर को देख के मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया हो। तो हम बिल्कुल हम अपना लिनक्स बना सकते हैं। जिस तरह चाइना की अगर मैं बात करूं तो एक उनके भी दो दो लिनक्स हैं। हारमनी, एक हारमनी ओएस है जो कि हवावे वाले ने बनाया हुआ है, और एक डीपिन है, और एक काइलिन भी है जो मैंने इंस्टॉल करके देखे हैं। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे, और आप देखें तो उनके अगर ग्राफिकल देखेंगे तो आपको किसी भी तरीके से वो आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको कमतर नहीं नज़र। अच्छा जी, चलिए अब हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फ़वाइद क्या हैं। देखें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक सबसे बड़ा जो कॉमन कॉमन मिसकंसेप्शन कह लें आप उसको, या गलतफहमी कह लें, कि वो ये है कि वो जब लोग ओपन का नाम सुनते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद सॉफ्टवेयर पूरा खुला हुआ है और इसके अंदर कोई भी चाहे तो अंदर घुस जाए और बाहर निकल जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल है। ठीक है जी, बिल्कुल। सॉफ्टवेयर, आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो हमारे इस वक्त चंद सॉफ्टवेयर जो मैंने पहले नाम लिए जो कि कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, वो बेसिकली ओपन सोर्स नहीं होते। यानी अगर मैं कहूँ कि अगर हम चाहें कि अगर हमारे पास प्रोवाइडेड हमारे पास एक ख़ास सेट ऑफ स्किल्स मौजूद है, तो हम चाहें तो अगर हम चाहें कि वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर या विंडोज़ के अंदर कोई चीज़ चेंज कर दें, कोई चीज़ अपनी नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दें, तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते कि उसका सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सोर्स कोड वो कोड है जिसके ऊपर पूरा सॉफ्टवेयर बना होता है, उसको कंपाइल करके पूरा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ये सॉफ्टवेयर जो है, जो ये जो सोर्स कोड है, ये कोई भी कमर्शियल कंपनी अवेलेबल नहीं करती है। अ, ये सॉफ्टवेयर्स ये क्लोज सोर्स कह लें आप इनको, इन सॉफ्टवेयर्स को, क्योंकि इनकी सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है इसलिए हम कोड क्लोज सोर्स कहेंगे। तो इसके ऊपर मज़ीद आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आप मोहताज हैं इस कंपनी की मज़ीद फंक्शनैलिटी के लिए, आपको इसी कंपनी का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो आपकी जो भी विश लिस्ट है उसको वो एंटरटेन करें। नंबर टू, अगर इसमें कोई बग आता है, कोई सॉफ्टवेयर का कोई बग आता है, तो उस सॉफ्टवेयर को इस कंपनी जब उसका पैच रिलीज़ करेगी उसी वक्त आप उसको पैच कर सकते हैं। मुझे याद है आज से तकरीबन 15 साल पहले मेरे ऑफिस के अंदर एक मर्तबा एक निम्डा नाम का एक वायरस आया, शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना हो। ये एक तरह का बैकडोर ट्रोजन था जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ख़ास बग की वजह से आ रहा था, जिसके अंदर ये होता था कि आपका अमूमन तो ये होता है ना कि जैसे आप कोई फ़ाइल खोलते हैं, कोई वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपको कोई वायरस या कोई टॉर्जन ये आपको अफेक्ट कर सकता है। मगर अगर आपने कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ नेटवर्क पे कनेक्ट किया हुआ है, तो एक नेटवर्क के अंदर एक ऐसा बैकडोर खुला हुआ था जिसके ज़रिए वो वायरस इन्फेक्ट करता था आपको। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस पीसी ऑन किया है, नेटवर्क के ऊपर आपका पीसी प्लग इन है, और वो वायरस आपको इन्फेक्ट कर जाएगा। उसका पैच हमें तकरीबन एक हफ़्ते के बाद, जब हमारे पूरी कंपनी के
जो नेटवर्क था वो पूरा सारे पीसीज जो थे जिन पे ऑब्वियसली विंडोज़ डला हुआ था उस वक्त, वो सब उनसे अफेक्ट हो गए। और उसमें उसके बाद जब वो पैच आया है तो उस पैच को आने में 1 हफ़्ता लगा है उस कंपनी की तरफ से। तो उस पैच को आया है, फिर वो हमने सबको पैच किया सारे कंप्यूटर्स को, और फिर उसके बाद एंटीवायरस डाल के एक ख़ास एंटीवायरस जो उस वक्त हमने ये जो कि उसको वायरस को रिमूव कर देता था। तो इस तरह हमने वो किया, मतलब हमारे एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हमारा तकरीबन हफ्ते से 10 दिन उसी वायरस के पीछे हमारा पूरा नेटवर्क हमारा चोक कर दिया था उस वायरस ने। निम्डा नाम का वायरस था। तो बस बताने का मकसद आपको ये था कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो क्लोज सोर्स होते हैं उसके अंदर आप मोहताज होते हैं उस कंपनी के, जब तक वो पैच बना के नहीं देगी आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बरक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अब वो उसका जो कोड है वो वास्टली अवेलेबल है। उसकी कम्युनिटीज़ जो हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, वो पूरी दुनिया में वॉलंटियर डेवलपर्स हैं जो कि उसकी कम्युनिटीज़ उन्होंने बनाई हुई हैं। तो कोई भी इस तरह का बग आता है तो उसको वो निस्बतन ज़्यादा जल्दी पैच हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसकी उसके जो उसकी जो डेवलपर्स कह लें आप, उसकी जो कम्युनिटी है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो वो पूरी दुनिया में उसके ऊपर उस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो जाता है और वो जल्दी से जल्द उसको पैच कर दिया जाता है। अच्छा, दूसरा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की मैं बात करूँ तो उसका जो अच्छा फ़ीचर है वो ये है कि आपका जो जो सॉफ्टवेयर है वो जितने भी मैंने यूज़ किए, जैसे मैं अगर क्लोज सोर्स की बात करूँ तो विंडोज़ की बात करूँ, अगर मैं उसको ओपन सोर्स उसका अल्टरनेटिव लेकर आऊँ तो वो लिनक्स होगा। तो लिनक्स को अगर मैं विंडोज़ से कंपेयर करूँ तो वो निस्बतन, बल्कि 30 to 40% जो एक लिनक्स है वो उससे लाइट वेट होता है। मतलब अगर मैं मेरा विंडोज़ जो है वो अगर वो 8 GB रैम के ऊपर चल रहा है तो लिनक्स वही परफॉर्मेंस 4 GB रैम के ऊपर दे देता है। मेरे जो परफॉर्मेंस विंडोज़ मेरा i7 के ऊपर दे रहा है तो वही परफॉर्मेंस मेरा लिनक्स i3 पे या i5 के ऊपर दे देता है। तो इसके अंदर आपको कम सॉफ्टवेयर के ऊपर मतलब कम हार्डवेयर के ऊपर वो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, जो कि अमूमन आप एक्सपेक्ट नहीं करते। अब माइक्रोसॉफ्ट की ये फ़िलॉसफ़ी रही है एक तरह से कि जब भी आपको नया विंडोज़ होता है तो उसके साथ उसका हार्डवेयर भी नया रिलीज़ किया जाता है, जो कि जिसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है बिल्ड फॉर विंडोज़ स्पेसिफिक वर्जन्स। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये कि हाँ, थोड़ा-सा इसको मैं बता दूँ कि हाँ, वायरसेस सबसे बड़ा जो पेन हमारे लिए है एज़ अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वो ये है कि हमारे नेटवर्क के ऊपर या हमारे घरों पे भी इवन कि कोई वायरस आउटब्रेक ना हो जाए। वायरस जो है वो हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। अब तो चलें विंडोज़ में भी बिल्ट इन एंटीवायरस आ गया, मगर पहले ये नहीं होता था एंटीवायरस। तो लोग एंटीवायरस डालते ही नहीं थे अपने पास। तो उसमें बहुत स्प्रेड बहुत होता था यूएसबीज़ के ज़रिए, कभी इंटरनेट के साइट में ज़रिए, कभी हमारे यहाँ कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम को जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर लेवल ऑफ परमिशंस होती हैं जिसको हमारे यहाँ इग्नोर कर देते हैं। जो भी हमारा एक ही यूज़र बनाते हैं अमूमन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और उस वही एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो उसके ज़रिए वायरस फैलने का तनासुब थोड़ा सा ज़्यादा है। तो तो अगर हम उसकी बात करें तो हमारा लिनक्स पे अगर हम आएँ, कंपेयर करूँ माइक्रो विंडोज़ में, तो विंडोज़ में 90% जो लिनक्स है उसके अंदर 90% वायरसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। दूसरा ये कि विंडोज़ देखें, इस वक्त अगर दुनिया में देखें तो सबसे ज़्यादा जो डेस्कटॉप के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो विंडोज़ ही है, नो डाउट, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लिनक्स उसके बरक्स कम जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, कम परसेंटेज उसका कम है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो ज़्यादातर देखें वायरसेस क्या हैं, वायरसेस भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक डेवलपर ने बनाया है एक ख़ास मकसद को अचीव करने के लिए, नेगेटिव मकसद को अचीव करने के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर एज अ डेवलपर अगर आप सोचें तो वो सॉफ्टवेयर उसी चीज़ के लिए बनाएगा वो जिस जिस पे चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलने का हो। तो इस वक्त क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ज़्यादा है दुनिया में,
देखा जाए तो लिनक्स से बहुत ज़्यादा है इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए वायरस भी विंडोज़ के लिए बनते हैं, ठीक है। एंटी वायरस जो है ना वो लिनक्स के लिए बहुत कम बनते हैं, लिनक्स के लिए इतने नहीं बनते जितने विंडोज़ के लिए बनते हैं। और दूसरी बात ये है कि विंडोज़ का जो वायरस है वो उसकी जो बाइनरी है, ये जो एग्जीक्यूटेबल है, वो आपके लिनक्स से कंपैटिबल ही नहीं है। अगर मैं एक यूएसबी में विंडोज़ का एक वायरस लेकर आऊँ जो कि मुझे पता है कि इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो वायरस मेरे पूरे पीसी को इफ़ेक्ट कर देगा। तो अगर वही सेम फाइल में लिनक्स पे डबल क्लिक करके रन करूँ तो वो इफ़ेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बाइनरीज़ डिफरेंट हैं। विंडोज़ की जो बाइनरीज़ होती हैं वो लिनक्स के ऊपर नहीं चलती, ठीक है। तो इस तरह आपका पीसी ज़्यादा सिक्योर है। मैं अपने ऑफिस के अंदर शायद वाहिद बंदा हूँ जो इस वक्त अपने मेन कंप्यूटर के ऊपर लिनक्स यूज़ करता है। तो वायरसेस आते रहते हैं, मगर मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है, 1.5 से 2 साल होने वाले हैं कि मैं लिनक्स पे ही हूँ परमानेंटली, विंडोज़ की तरफ नहीं गया हूँ। तो मुझे आज तक एक भी वायरस का मैसेज नहीं आया है मेरे पास, या एक भी वायरस ने मेरे पीसी को अफेक्ट नहीं किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मेरा काम पूरे नेटवर्क को एडमिनिस्टर करना है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पे फाइल्स का कितना काम होता होगा। अच्छा जी, देखिए, लिनक्स की हम बात कर रहे हैं या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सोर्स कोड अवेलेबल होता है। अब अगर हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, देखें सिर्फ लिनक्स की बात नहीं कर रहा मैं, ओपन सोर्स के तो हज़ारों सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे मैं बात करूं कि लिब्रे ऑफिस की, या मैं डब्ल्यू पी एस ऑफिस तो खैर ओपन सोर्स नहीं है, ओनली ऑफिस की बात करूं जो कि इस वक्त आजकल मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी का सोर्स कोड लेके ओनली ऑफिस का, और उसके ऊपर मैं मज़ीद अपने मेरे पास प्रोवाइडेड मेरे पास एक्सपर्टीज़ हो, मैं उसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट करवा के और मैं उसके ऊपर नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूँ। और मेरे लिए बिल्कुल उसको ये सब करना मेरे लिए बिल्कुल अलाउ है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ ये चीज़। दूसरा, बस शर्त ये है कि जो भी मैं डेवलपमेंट करता हूँ उसको भी मुझे लोगों के साथ शेयर करवाना पड़ेगा। उसका सोर्स कोड मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं उसको क्लोज सोर्स नहीं कर सकता। ये बेसिकली जो ओपन सोर्स का लाइसेंस एग्रीमेंट है उसका ये की पॉइंट है, ठीक है जी। तो अगर मैं कंपनी एज अ कंपनी सोचूं, जैसे मेरी कंपनी है, मेरे कंपनी में भी डेवलपर्स हैं, अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर उठाया जो कि मेरी कंपनी की ज़रूरियात पूरी करता है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरियात पूरी नहीं करता, कुछ उसके अंदर कमी पेशी है, तो वो कमी पेशी मैं अपने डेवलपर से डेवलपमेंट करवा के पूरी करवा सकता हूँ। यानी कि मेरे पास पूरा सॉफ्टवेयर का कोड अवेलेबल है और मैं उसको करवा भी सकता हूँ और मैं उसको आगे बेच भी सकता हूँ, ठीक है जी। मैं सॉफ्टवेयर, मेरे लिए ये अलाउ भी है कि मैं उस सॉफ्टवेयर को बेच दूँ, ठीक है जी। तो ये ओपन सोर्स का सब का कमाल है। क्या आप उसको देखें, पता नहीं हमारे माशरे के अंदर इतना ज़्यादा, जब भी किसी के सामने मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्यों उनको जैसे परेशानी होने लगती है, बहुत अजियत हो रही है उनको कि भाई हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या मुश्किल सॉफ्टवेयर है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले लेट 90s के अंदर ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा आने शुरू हुए थे। खैर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो उससे पहले के से मौजूद है, मगर जो इसका असली जो एक कहने के ये मेन स्ट्रीम मतलब मशहूर होना शुरू हो गए थे तो लेट 90s में हो रहे थे। तो उस वक्त के अगर सॉफ्टवेयर्स को देखें और आज के सॉफ्टवेयर्स को देखें तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने तो अपने तमाम जैसे मुझे थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, तो वीडियो एडिटिंग अब अपने चैनल बनाया है तो इसके अंदर भी कुछ करनी पड़ रही है खुद ही। तो ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सारे के सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। एक बड़ी आपको मैं बताऊँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये मुझे भी अभी चंद महीने पहले ही पता लगी है कि ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, आप लोग भी करते हैं, सब करते हैं ब्राउज़र्स यूज़, जिनको भी इंटरनेट इस्तेमाल करना होता है। आजकल के पॉपुलर ब्राउज़र्स के अंदर अगर देखें तो कौन सा पॉपुलर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आपने 2-3 नाम लेने हैं मेरे सामने,
जैसे आप बोलेंगे कि भाई हम क्रोम यूज़ करते हैं, या आप बोलेंगे हम फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, या आप बोलेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र की चलें बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउज़र है या गूगल का जो ब्राउज़र है, वो दोनों जिस ब्राउज़र से निकले हैं वो है क्रोमियम। क्रोम जो बेस था वो क्रोमियम ब्राउज़र, जो कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसको गूगल ने स्टार्ट किया था। वो सॉफ्टवेयर क्रोमियम ब्राउज़र से निकला, उसको थोड़ा सा उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़, जैसे मैंने ये इस स्लाइड में बता रहे हैं, न्यू डेवलपमेंट करके गूगल ने अपना एक नया ब्राउज़र निकाला जिसका नाम था क्रोम। अच्छा, तो वो बेसिकली ड्राइव हुआ था क्रोमियम से। अच्छा, उसके ऊपर अब देखें तो दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें मुझे पढ़ के ज़्यादा हैरानगी हुई, वो ये कि माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है वो भी क्रोमियम के ऊपर बेस है, यानी कि वो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर को ही इस्तेमाल करके, उसके सोर्स कोड को इस्तेमाल करके उन्होंने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट को अगर आप जानते हो तो पिछली कई दिहाइयों से, जब से वो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आए हैं, तो ये हमेशा से उनका मुखालिफ रहा था। बल्कि मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा है, बिल गेट्स तो नहीं थे माइक्रोसॉफ्ट के, कोई हायर ऑफिशियल थे, उन्होंने लिनक्स को ख़ास तौर पे कैंसर का लक़ब भी दिया था कि लिनक्स बेसिकली कैंसर है जो कि खा रहा है, इस तरह की कुछ बात बोली थी उन्होंने। तो अब इतना बड़ा शिफ्ट आया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ख़ुद मतलब अपने सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स के ऊपर बेस करके बनाना शुरू कर दिए। और ये तक मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अज़ूर क्लाउड के ऊपर अगर आपने के बारे में आपको थोड़ा पता है, तो अज़ूर क्लाउड के ऊपर भी जाएं तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एक लिनक्स बनाया हुआ है कि सॉल्यूशंस मुख्तलिफ माइक्रो सिस्टम्स बनाने के लिए उन्होंने अपना एक लिनक्स बनाया हुआ है जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। विंडोज़ इस्तेमाल नहीं करते, वो अज़ूर क्लाउड के ऊपर प्रेफर करते हैं वो सर्वर्स के लिए, माइक्रो सिस्टम्स के लिए, कि वो लिनक्स को यूज़ करें। तो माइक्रोसॉफ्ट भी अब काफ़ी, अब ये हम लोग अपने ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते हैं, तो उसका एक वर्जन निकाला हुआ है लिनक्स के लिए भी उन्होंने, यानी कि अब वो माइक्रोसॉफ्ट ने भी अब सपोर्ट कर रहा है आपके ओपन सोर्स कम्युनिटी को। बल्कि कुछ जगह तो माइक्रोसॉफ्ट ने अच्छा खासा डोनेशन भी दिया है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर कि ताकि वो उनको बूस्ट में और ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब मैं तारीफ़ें तो बहुत हो गई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की, आइए थोड़ी सी उनकी जो लैक है या उसकी जो ख़ामियाँ हैं वो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हैं, जैसे कि स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि किसी भी, अगर देखें घर के लिए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, वो आपको उसके अंदर आपके पास कोई इतनी मिशन क्रिटिकल डेटा नहीं होता है, या फिर कोई डेडलाइंस नहीं होती हैं जिस आप उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। मगर जब हम ऑफ़िस की बात करते हैं, बिजनेसेस की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती कि हम कोई किसी भी तरह का लॉस बर्दाश्त कर सकें उसके अंदर, जो कि आईटी के अंदर आए और उसकी वजह से आपका कोई नुकसान हो। तो उसके अंदर जो सबसे जो बड़ा जो ड्रॉबैक है वो बेसिकली कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स का है, कमर्शियल सपोर्ट का है। अगर आप कोई लिनक्स के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर चांसेस यही हैं कि उसकी सपोर्ट, पेड सपोर्ट जो कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे देता है, ओरेकल देता है, पैसे आपको कम मिलें। मगर ऐसी कंपनीज़ हैं, बिल्कुल हैं, जो कि आपको इसकी कमर्शियल सपोर्ट भी दे रही हैं। रेड हैट इसके अंदर बहुत अच्छा नाम है। ओरेकल आ गया है इसके अंदर, ओरेकल की लिनक्स आई हुई है एक, वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर कॉमन सॉफ्टवेयर्स की आप बात कर लें तो उसके अंदर, जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि मैं एक सॉफ्टवेयर ऑफिस सूट यूज़ कर रहा हूँ आजकल, ओनली ऑफिस के अंदर मुझे जब मैं उर्दू टाइपिंग कर रहा था एक डॉक्यूमेंट की, तो उसके अंदर मुझे ये प्रॉब्लम आई कि जो उर्दू के अल्फाज में लिख रहा हूँ वो जोड़ नहीं रहा था उनको। तो
उसके बरक्स उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने ऑफिस लिब्रे के अंदर यूज़ किए वो सॉफ्टवेयर, तो बिल्कुल जोड़ रहा था। तो उसके अंदर फिर मैंने वहाँ उनकी जो कम्युनिटी है उसके ऊपर जब ये चीज़ लिखी कि भाई मैंने ये ख़ास मेरी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर ये अल्फाज नहीं जोड़े जा रहे, तो उसके अंदर कम्युनिटी ने मुझे रिस्पॉन्ड करके ये बोला कि फ़िलहाल ये सपोर्ट जो है वो इस सॉफ्टवेयर में अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, इसमें अभी अवेलेबल नहीं है। तो अब ये चीज़ तो RTL स्क्रिप्ट्स का कुछ बोल रहे थे वो। अच्छा, तो ये चीज़ तो एक घर के कंप्यूटर के लिए तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, मगर एक कंपनी अगर इसको अडॉप्ट करती इस सॉफ्टवेयर को फ्री करती बेशक, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर उनको उर्दू डॉक्यूमेंट टाइप करना उनकी ज़रूरत होती तो कमर्शियल सपोर्ट तो इसकी अवेलेबल थी नहीं, तो वो भी कम्युनिटी बेस्ड जो सपोर्ट है वो देंगे, क्योंकि वो जल्दी कर देंगे। अमूमन जो भी चीज़ उनकी होती है वो जल्दी कर देते हैं। नेक्स्ट उसकी जो वर्जन आएगा उसके अंदर ये चीज़ अवेलेबल होगी, मगर ऐसा देखा जाए तो क्योंकि वो बेसिकली वॉलंटियर लोग काम कर रहे होते हैं इस पर, तो इस वजह से ये शायद लैक भी आया हुआ था। तो एक तो ये चीज़ नज़र आई। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लैक ऑफ कमर्शियल सॉफ्टवेयर। कोई भी मतलब बड़ी कंपनी जैसे बड़े सॉफ्टवेयर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ले लें आप, कोई भी स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हैं आप वो ले लें, ERPs ले लें, बड़ी ERPs होंगी आपकी, तो उनकी तरफ जब आप आते हैं, अभी जैसे मैं एक विंडो यूज़र था, तो अब मैं जब मैंने फ़ैसला किया चलो मैं अपने पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डालता हूँ और मैं उसके बाद देखता हूँ कि मैं रोज़मर्रा का अपने ऑफिस का काम कर सकता हूँ कि नहीं। तो मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है जो कि आज तक बरकरार है वो ये कि मैं कंफर्टेबल हूँ माइक्रोसॉफ्ट और आउटलुक के साथ ईमेल्स के अंदर, ठीक है, वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट तो मुझे WPS के भी अच्छे लगा, मुझे ओनली ऑफिस का भी अच्छा लगा। अलबत्ता जो और हम लोग यूज़ भी ऑफिस 365 करते हैं तो एक्सचेंज के ज़रिए, तो वो जो कनेक्टिविटी और वो जो ईजीनेस है वो मुझे उस सॉफ्टवेयर में मिली नहीं, और माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक लिनक्स के लिए निकाला नहीं, और ना ही इसका कोई प्लान है अभी निकालने का। तो ये मेरी एक एग्जांपल हो गई। इसी तरह मैं फ़ोटो एडिटिंग करता हूँ तो उसके अंदर मैं एडोब लाइटरूम यूज़ करता था। तो मैं चाह रहा था कि एडोब लाइटरूम, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, मेरे उसके अंदर नॉलेज अच्छी है उसकी नॉलेज, तो वो मैं चाह रहा था कि लिनक्स से भी मिल जाए, मगर मुझे बाद में पता लगा कि वो लिनक्स के लिए अवेलेबल नहीं है वो सॉफ्टवेयर। इसी तरह हमारे ऑफिस के अंदर एक रिक्वायरमेंट थी एक्रोबैट कह रहा हूँ, ऑटोकैड की। ऑटोकैड जब देखा हमने तो ऑटोकैड भी अवेलेबल है। तो इस तरह हमारे बहुत सारे ERPs हैं जो कि लिनक्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एक तरह के डील ब्रेकर हो जाते हैं कि जब भी आप चाहें कि हम ट्रांसफॉर्म करें अपने बिज़नेस को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरफ। मगर हैविंग सेड दैट, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि उसी जैसी फंक्शनैलिटी देते हैं और वो ओपन सोर्स हैं बिल्कुल। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जब मैंने बोला लाइटरूम है तो मैंने अब डार्क टेबल्स यूज़ कर रहा हूँ। डार्क टेबल मुझे तो अभी तक कोई ऐसा फीचर उसके अंदर मिला नहीं डार्क टेबल्स के अंदर जो कि मुझे एडोब लाइटरूम में अवेलेबल था। इसी तरह ऑफिस की तो मैं आपको बता दिया, ओनली ऑफिस है, WPS है, लिब्रे सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, मगर उसका ही प्रोजेक्ट लिब्रे के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो कि तकरीबन बिगिनर टू मीडियम अगर ले लें यूजेज एक एप्लीकेशन का, तो वो तमाम वो फंक्शनैलिटी दे रहा था, और बड़ी और लाइट वेट इतना है कि वो मतलब आप क्लिक करें और वो जैसे विंडोज़ के ऊपर विनजिप का सॉफ्टवेयर या विनरार का सॉफ्टवेयर खुलता है, इतनी जल्दी वो उसकी खुल जाता था वो सॉफ्टवेयर। तो वो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर बिल्कुल अवेलेबल हैं। ज़्यादा ऊपर मैंने अभी तक नहीं देखा है, मगर ये कि जितने भी सॉफ्टवेयर मेरी ज़रूरत के मुताबिक जो मुझे जब मेरे ऑफिस के अंदर मुझे ज़रूरत पड़े कि ये होने चाहिए तो वो मुझे मिल गया आराम से। बस एक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की कमी है जिसको मैं
वर्जन यूज़ करके मैं आराम से पूरी कर लेता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही इसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, वो बेसिकली है स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, लिनक्स में जैसे आपको पता है ओपन सोर्स है, अब ओपन सोर्स के अंदर ये है फ्रीडम है, कोई भी डेवलपर उसको ले और एक डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दे, दूसरा डेवलपर ले उसको वो नॉर्थ की तरफ काम करना शुरू करते, एक साउथ की तरफ काम करे, एक वेस्ट की तरफ काम करे, तो उसमें डायरेक्शन एक नहीं होती है। अगर मैं सिर्फ मैं लिनक्स की बात कर लेता हूँ अभी, सिर्फ लिनक्स की, लिनक्स भी अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो लिनक्स के आपको हज़ारों वर्जन मिलेंगे मुख्तलिफ उस बेस पर, जिसको ज़रा सी कोई चीज़ डिफरेंट हुई तो उसने कर दी, एक सिम्प्थ नहीं है लिनक्स की जो, या ओपन सोर्स की जो डेवलपमेंट है वो एक सिम्प्थ में नहीं हो रही, उसकी मुख्तलिफ जिसको जो अपना, क्योंकि फ्रीडम है, अब आज़ादी है, अब आज़ादी में जाओ, जो जिस तरफ चाहे जाके मूव हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है। कोई भी सॉफ्टवेयर है वो कोई ख़ास, मतलब उसको सिखाने के लिए भी अगर मैं बैठूं, तो मैं अगर एलिमेंट्री ओएस सिखा रहा हूँ एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं यूबुंटू सिखाऊं, तो उनके अंदर सिखाने में ही मुझे एक चीज़ मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उन दोनों के इंटरफेस, कोई केडी यूज़ कर रहा है, कोई नोम यूज़ कर रहा है, कोई एक्सएफसी यूज़ कर रहा है, कोई क्या, मतलब जो मतलब आप जाएँ तो इसमें वैरायटी, एक तरह से अच्छी बात भी है कि वैरायटी अवेलेबल है। मैंने तकरीबन पिछले 2 साल के दौरान मैंने कोई 10 से 12 मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस लिनक्स की यूज़ की होंगी, एंड लव्ड एवरी बिट ऑफ इट, कि मतलब मुझे कोई उसमें, मतलब मैं उसके अंदर देखें, विंडोज़ के अंदर मैंने विंडोज़ यूज़ किया, विंडोज़ 10 आया था, विंडोज़ 10 की जो उसके अंदर जो चार्म था, जो मज़ा था, वो 1 महीने 2 महीने तक रहा। मगर लिनक्स के अंदर ऐसा है कि मैंने अभी भी बहुत सारी लिनक्स के ऐसे वर्जन्स हैं जो कि मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया अपने उस पर, और मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं अभी जिस वर्जन पे हूँ उसको सही से टेस्ट कर लूँ, फिर मैं उसको खैरबाद कहूँगा और अपनी नई लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करूँगा। मतलब एक्साइटमेंट, यू आर ऑलवेज एक्साइटेड, मतलब हर चीज़ आपको मतलब हर बार नई चीज़ जाएंगे, आप चाहे रेड हैट जाएंगे, उसका एक अलग उसकी एक थीम है, यूबुंटू की तरफ या डेबियन की तरफ आएंगे, उसका एक अलग फ्लेवर है। इसी तरह दूसरे जो ज़रा थोड़े से हार्डकोर यूज़र्स हैं, वो आर्च लिनक्स की तरफ जाते हैं, तो उसका एक अपना वो है। मतलब आप लिनक्स को कोई मतलब एक बंद नहीं कर सकते, एक बड़ी आज़ाद माइंड से, तो ये उसकी स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अच्छा, एक जो लास्ट प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगा, इसके अलावा और भी होंगी, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मेरे इल्म में इजाफ़ा कीजिएगा। जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है इसकी हार्डवेयर लिमिटेड हार्डवेयर सपोर्ट। ठीक है, नॉर्मल जो माउस लगाए हैं हम, नॉर्मल हेडफोन्स लगाए हैं, वो तो इस पर चल जाते हैं, मगर कोई स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर जिनके हार्डवेयर लगाए हम इसके अंदर, ख़ासतौर पे मल्टीमीडिया से रिलेटेड या गेमिंग से रिलेटेड, वो आपको सॉफ्टवेयर में कंपैटिबल नहीं होते। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हर कंपनी अपना जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है उसको ओपन सोर्स करती नहीं है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल एनवीडिया है। एनवीडिया जो है, एनवीडिया के जो अगर जैसे मेरे इस लैपटॉप के अंदर भी ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो उसका जो ड्राइवर है वो बिल्ट इन नहीं कर सकते लिनक्स वाले। क्यों? क्योंकि उसका जो ओपन सोर्स नहीं है, उसका ओपन सोर्स ड्राइवर नहीं है। उसके लिए आपको एनवीडिया से डाउनलोड करके ही ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। अभी मैं कल न्यूज़ में सुन रहा था कि उसके अंदर कुछ चेंजेस की हैं उन्होंने, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी ओपन सोर्स करने वाला है, मगर अभी इस वक्त तक तो ओपन सोर्स नहीं है, आपको डाउनलोड करके अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके अलावा अच्छा हाँ, एनवीडिया से याद आया गेमिंग। अगर आप गेमर हैं, अगर आप विंडोज़ पे गेम खेलते हैं, हार्डकोर गेमर हैं, तो आप बिल्कुल भी ओपन सोर्स की तरफ मत आइएगा फ़िलहाल, क्योंकि लिनक्स के ऊपर बिल्कुल भी आपके गेम्स की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छे से अच्छा हार्डवेयर आप लेके बैठेंगे तो उसके अंदर भी आपको बहुत कम टाइटल्स मिलेंगे जो कि गेमिंग के उसके ऊपर है। हालांकि इससे मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो कि पॉपुलर कंसोल है, गेमिंग कंसोल प्ले स्टेशन,
प्ले स्टेशन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी ओपन सोर्स है, बेसिकली फ्री BSD के ऊपर वो बेस करके बनाया गया है। तो मतलब कहने को तो आपका लिनक्स में बिल्कुल भी गेमिंग नहीं है, मगर उसी की आप कज़न कह लें। इसका एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके ऊपर दुनिया का सबसे पॉपुलर गेमिंग प्लेटफॉर्म प्ले स्टेशन उसके ऊपर चलता है आजकल। ठीक है जी, ये तो थोड़ी बहुत ये मैंने आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। कोशिश करूँगा कि आगे भी इस तरह की वीडियो, ख़ास तौर पे टेक्निकल वीडियोस लेकर आऊँ, सिर्फ लिनक्स के ही, सिर्फ ओपन सोर्स के ही नहीं, मैं माइक्रोसॉफ्ट के भी कोशिश करूँगा वीडियो। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का एक मकसद और भी था कि हमारी अपनी लैंग्वेज के अंदर टेक्निकल रिसोर्सेज में जब देखता हूँ तो हमें ज़्यादातर इंडिया की मिलती हैं, तो पाकिस्तान की भी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने बोला कि चलें, एक छोटी सी कोशिश है कि ये हम एक अपना चैनल बनाते हैं जिसके अंदर स्पेसिफ़िक टेक्निकल नॉलेज के ऊपर हम ये चैनल बनाएंगे। और कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला हिम्मत दें कि हम आगे आने के वीडियोस से आपको भी फ़ायदा हो और हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।